हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो आपका 4 और 6 फरवरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए हम आपको टॉप 100 प्रश्न आपको लेकर आने वाले हैं, जो आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर सभी इसी में से होने वाला है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए होने वाला है। इसमें टॉप 100 प्रश्न होने वाला है, सभी का उत्तर इसमें आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपका सभी सवाल जो है आपका इसी में से आएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करने का गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि टोटल प्रश्न इसी में से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा मांग क्या है। तो मांग एक आर्थिक सिद्धांत है जो किसी उपभोक्ता की किसी विशेष वस्तु या सेवा को एक निश्चित कीमत एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांग के नियम क्या है। तो बोल रहा है, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, और कीमत में कमी होने से मांगी गई मात्रा में ज़्यादा हो जाती है। यह कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग के नियम की मान्यता बताएं। तो मांग के नियम की मुख्य मान्यता यह है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकता और भविष्य में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की उम्मीद स्थिर रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पूर्ति क्या है। तो पूर्ति उस मात्रा को संदर्भित करती है जिसे उत्पादक एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न संभावित कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए तैयार और सक्षम हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति, सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि से है, जबकि सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले वृद्धि से है। अब देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म या बाजार के व्यवहार और निर्णय का अध्ययन करता है। हमारे क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे देखते हैं, परिवर्तनशील साधन क्या है। तो परिवर्तनशील साधन वे उत्पादन के कारक है जिसकी मात्रा को उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ छोटी अवधि में बदली जा सकती है, जैसे कि कच्चा माल और दैनिक मजदूरी। आगे देखते हैं, परिवर्तन आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में क्या अंतर है। तो बोला, आर्थिक वस्तु वे वस्तु होते हैं जिनके लिए भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आपूर्ति क्या होता है, सीमित होती है। जबकि निःशुल्क वस्तु क्या होता है, प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और उनके लिए कोई भी कीमत चुकाना नहीं पड़ता है। इसे आपका धूप, हवा। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता संतुष्टि घटती जाती है। उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपने दी हुई आय और बाजार कीमतों के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से अधिकतम संभव संतुष्टि प्राप्त करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। आगे देखते हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है। तो बोल रहा, पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में उत्पादन के व्यवहार का वर्णन करता है। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ और समान अनुपात में बदला जाता है, तो यह बताता है कि कुल उत्पादन किस दर से बढ़ती है। आगे देखिए, पूर्ति का नियम क्या है। तो बोल रहा है, पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति की मात्रा कितना बढ़ेगा और कीमत घटने से उसका पूर्ति में कितना घटेगा, जिससे कीमत और आपूर्ति के बीच में क्या होता है, सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन बताता है कीमत और पूर्ति के बीच में। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। तो बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जहां कई छोटे विक्रेता और खरीदार होते हैं और उत्पादक समरूप होते हैं, जबकि एकाधिकार में बाजार में एक ही विक्रेता होते हैं मात्र, जिसका उत्पाद अद्वितीय होता है और उसका बाजार पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है। अब देखिए, सीमांत लागत और औसत लागत क्या है। तो बोल रहा है, औसत लागत कुल उत्पादन की प्रति इकाई लागत है, जबकि सीमांत लागत जो है कुल लागत में वह परिवर्तन है जो उत्पादन के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण होता है। संतुलित कीमत से आप क्या समझते हैं। तो संतुलन कीमत क्या है, वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु के बाजार में मांग और पूर्ति बराबर होती है। इसी कीमत पर ना तो अतिरिक्त मांग होता है, ना ही अतिरिक्त पूर्ति होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलन कीमत बोलते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार निर्धारित होती है। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है, मांग और पूर्ति वक्रों को प्रतिच्छेदन संतुलित कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ बाजार मांग वक्र नीचे की ओर ढलान और बाजार पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान एक दूसरे को काटते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मांग में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है,
पूर्ति में परिवर्तन। उसके बाद देखिए एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर क्या है। तो एकाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में देखिए यहाँ पर अंतर विक्रेताओं की संख्या एक होता है, इसमें अनेक होता है। वस्तु की प्रकृति अद्वितीय, कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, इसमें क्या होता है विभेदित। ब्रांडिंग गुणवत्ता आदि के आधार पर भिन्न होता है। इसमें प्रवेश और निकास पर क्या होता है प्रतिबंध होता है, बाधाएं होती है, इसमें आसान होता है। यहाँ कीमत कंट्रोल पूर्ण नियंत्रण कीमत निर्माता होता है, यहाँ कुछ नियंत्रण ब्रांड निष्ठा के कारण होता है। अब देखिए स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो देखिए स्थिर लागत क्या उत्पादन स्तर बदलने पर नहीं बदलता है, लेकिन उत्पादन स्तर के साथ बदलती रहती है, परिवर्तनशील। उदाहरण देखिए जैसे किराया, बीमा, प्रीमियम, ये हमारा क्या हो जाएगा फिक्स लागत हो जाएगा। कच्चा माल हो गया, परिवर्तनशील लागत में आपका कच्चा माल, बिजली बिल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा मौजूद रहती है, इसमें क्या होता है उत्पादन शून्य होने पर शून्य हो जाती है। देखिए परम लाभ क्या है, तो बोल रहा है परम लाभ जिसमें आर्थिक लाभ भी कहते हैं, एक फर्म के कुल राजस्व और कुल लागत जिसमें स्पष्ट और निहित दोनों लागतें शामिल होती है के बीच का अंतर होता है। यह सामान्य लाभ से अधिक होता है, जो कि व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम रिटर्न होता है। अब देखिए एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन का आपका देखिए यहाँ पर आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्पादन लागत क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे है, इसका भी सभी के आंसर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब पूर्ति या मांग व खिसकती है तो नया संतुलन कीमत कैसे स्थापित होता है, ये भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे है। विनियोग क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में क्या अंतर, देखिए इसका डिफरेंस यहाँ पर अच्छा से किया हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है, इसका भी आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा जो एग्जाम में पूछता है। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण बताइए, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, जो आपका इसका आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट सवाल ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर बताइए, इसका भी आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा जो एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो इसमें देखिए ये भी सवाल आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर बोला है आर्थिक समस्या क्या, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्वेश्चन जो है औसत लागत की परिभाषा दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए इसमें टॉप 100 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा 7667002171 में, इसमें आपको व्हाट्सअप करना है, इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन का ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, इसका भी उदाहरण आपको दिया है समझने के लिए। मांग तालिका क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए इस तरीका से तालिका बना हुआ है। उसके बाद देखिए मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक है, इस मूल्य निर्धारण के संदर्भ में इसका कथन के स्पष्ट करिए, ये भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सभी सवाल इसी के अंदर रखा गया है, तो एग्जाम में आपको एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए, इसका भी आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए अच्छा से डिफिनेशन किया हुआ है, टोटल आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या करिए। सिर्फ यहाँ पर इसका चित्र आपको नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा चित्र, बाकी यहाँ पर सब चीज़ बना हुआ है। नियम के प्रकार, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर घटते प्रतिफल, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 में क्या बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दो दोष बताइए, ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए 37 में देखिए प्रगतिशील कर क्या है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल केंद्र बैंक द्वारा साख का मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली किन्हीं 3 विधियों को उल्लेख करिए, भी हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर हमारा आंसर इसका है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मुद्रा के प्रमुख कार्यों का क्या क्या मुद्रा का प्रमुख कार्य है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ पर मिलेगा इसका आंसर। देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आपका एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिफिनेशन के साथ। व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य पूछेगा, इसका भी आंसर आपका एग्जाम में मिल जाएगा। सभी आंसर हम डायरेक्ट मिलेगा, सभी सवाल इसी में से आपका आएगा। मांग का संकोचन, मांग में कमी आएगा तो इसी से एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए डिफिनेशन साथ है। बाजार का परिभाषा पूछेगा, आपका यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, समझे। उसके बाद देखिए उत्पादन संभावना वक्र नतुदर अवतल क्यों होता है, एग्जाम में अगर आया तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकती है, अगर इस टाइप के एग्जाम में आएगा तो इस टाइप से आप आराम से लिख सकते हैं, सब चीज़ का आंसर मिलेगा। मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, मांग की लोच कैसे मापा जाता है, अगर ये सवाल आएगा तो आप इससे भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, है ना।
अब देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करिए, तो आपका एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप ये भी निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका, अब यहाँ देखिए चेक और ओवरड्राफ्ट। चेक और ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए कर क्या है, कर की दो प्रमुख विशेषता क्या है, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, देख लीजिए। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, चलिए इसका भी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सभी प्रश्न का आपको उत्तर दिया। राष्ट्रीय की परिभाषा चाहिए आपको, देखिए यहाँ पर मिलेगा राष्ट्रीय की परिभाषा। उसके बाद देखिए आपका राष्ट्रीय की गणना की विधि बताइए, कौन कौन सा विधि है, तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, सब चीज़ आपको मिलेगा। पूर्ति का लोच कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर देखिए आपको प्रकार सब चीज़ बताया, जितना प्रकार का पूर्ति होता है। लोच 5 प्रकार का दिया है। केंद्रीय बैंक किस प्रकार व्यापारिक बैंक से भिन्न है, ये भी हमारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या करिए, इसका भी आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, उसकी मुख्य विशेषता उत्पादन फलन भी है, इसका विशेषता देखिए तकनीकी संबंध, समय अवधि, दक्षता हो गया। मांग की लोच का प्रतिशत या अनुपातिक रीति क्या है, तो प्रतिशत या अनुपातिक माप विधि का वर्णन करिए। देखिए यहाँ पर आपका प्रतिशत विधि ये है और अनुपातिक विधि भी हमारा ये है। इसका आंसर देखिए शॉर्ट में लिखना है आपको, यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए परिवर्ती अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं का वर्णन कर रखे हैं। 3 अवस्था स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिखना है आपको, शॉर्ट में ये लिख सकते हैं आंसर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम। यहाँ देखिए कुल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा कुल होगा, ठीक है। तो इसका अगर डिफिनेशन चाहिए, देखिए सभी का कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम हो जाएगा। आगे देखिए यही चीज़, और कुल आगम, सीमांत आगम और कुल आगम से आप क्या समझते हैं, और औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध बताइए। देखिए यहाँ सब चीज़ का डिफिनेशन है और यहाँ संबंध भी आपका दिया हुआ है। उसको देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। भुगतान शेष की परिभाषा दीजिए, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। पूर्ण रोजगार क्या है, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टर के बीच अंतर स्पष्ट करिए, देखिए आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। समग्र मांग की परिभाषा दीजिए, प्रमुख तत्व क्या क्या है, देखिए यहाँ पर प्रमुख तत्व भी बताया गया है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, देखिए आगे मिल जाएगा। एक केंद्र बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, देखिए छोटा सा आंसर आपको 2-3 नंबर में मिल जाएगा। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या करिए, देखिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मिल जाएगा। उसके बाद देखिए निवेश गुणक की अवधारणा बताइए, यहाँ देखिए निवेश गुणक की अवधारणा दिया। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या क्या है, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई भी देखिए एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर कितना अच्छा डिफिनेशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए एक अर्थव्यवस्था में कितनी 3 केंद्र समस्याएं हैं, कौन कौन सा, देखिए सभी के आंसर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। उसको देखिए एक अर्थव्यवस्था है, किन्हीं 3 केंद्र समस्याओं का नाम बताइए, तो तीन केंद्र समस्याओं का नाम यहाँ पर दिया है। आगे देखिए पैमाने का बढ़ते हुए प्रतिफल और पैमाने का समान प्रतिफल का अर्थ बताइए, तो हमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए बढ़ते प्रतिफल है, समान प्रतिफल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा संतुलन मूल्य का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर छोटा सा आंसर संतुलन मूल्य है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम और अनंत के बराबर दिखलाने के लिए रेखा चित्र खाली द्वारा नहीं बनाया, यहाँ रेखा चित्र, बाकी आपको सब आंसर इसमें मिल जाएगा। मुद्रा के किन्हीं 3 कारकों को बताइए, यहाँ पर देखिए मुद्रा के 3 कारक, विनिमय माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्य यहाँ पर वर्णन है, हाँ सर यहाँ पर मिल जाएगा सभी वर्णन। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन राष्ट्रीय क्या है, सब चीज़ यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मांग की मूल्य लोच की परिभाषा दीजिए, यहाँ देखिए मांग के मूल्य लोच, आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। पूर्ति का नियम चाहिए, यहाँ देखिए पूर्ति का नियम मिल गया। उसके बाद देखिए मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का नाम बताइए, देखिए यहाँ पर टोटल कारक है, निर्यात और आयात, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर आयात होगा, ठीक है, निर्यात और आयात होगा, यहाँ आसन नहीं होगा, आयात हो, ठीक है, आयात होगा। का अर्थ बताइए, देखिए निर्यात और आयात में अगर छोटा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको ये लिखिएगा। अगर निर्यात और आयात क्या है, अगर थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, व्याख्या भी दिया है। आगे अगर देखते हैं हमारा विनियोग क्या है, तो विनियोग यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है, सकल राष्ट्र उत्पाद GNP में क्या अंतर है, देखिए GDP यहाँ पर मिलेगा, व्याख्या भी यहाँ पर देखिए किया है। प्रतिगामी कर क्या है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा, व्याख्या अगर लिखना है तो लिखिए, लॉन्ग में अगर बोला है, शॉर्ट में बोला है तो प्रतिगामी कर लिखिए। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला है एक अधिकार को परिभाषित करिए, देखिए इसकी विशेषता लिखिए। एक अधिकार को अगर बोलेगा एग्जाम में तो वो लिखेगा, परिभाषा बोलेगा तो परिभाषा भी लिख दीजिएगा, विशेषता यहाँ पर बोलेगा तो, ठीक है, विशेषता भी यहाँ पर दिया हुआ है। पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, अगर शॉर्ट बोलेगा तो आप इतना लिख के छोड़ दीजिएगा।
अगर तीन प्रकार का हो तो वो भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। भुगतान संतुलन का क्या, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में अंतर बताइए, जो आपको देखें यहाँ पर आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीका से आंसर दिया हुआ है, ठीक है, व्याख्या भी किया हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियाँ क्या कौन कौन सा है, कमियों को दूर कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। सार्वजनिक आय में विभिन्न साधनों की व्याख्या करें, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय गणना के लिए मूल्य वृद्धि विधि जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, विधि क्या है, तो वो यहाँ देखिए सब चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय गणना के लिए मूल्य जो वृद्धि विधि, तो सेम सवाल है, चलिए कोई बात नहीं। 91 देखिए मंदी से अब क्या तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर है। सीमांत आगम को परिभाषित करिए, देखिए इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए केंद्र बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की विधियों को व्याख्या करिए, देखिए यहाँ पर इसका विधि है। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। विनिमय दर क्या है, देखिए इस टाइप का सवाल पूछता है आपका एग्जाम में। आय के चक्र प्रवाह क्या है, देखिए आय के चक्र प्रवाह दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए सामूहिक मांग की अवधारणा को बताइए, देखिए यहाँ सामूहिक मांग की अवधारणा दिया है। विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, देखिए यहाँ पर विनिमय दर दिया है। जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रही है तो उसकी मांग 100 इकाई है, जब वस्तु का मांग बदलकर 8 रुपये हो जाता है मूल्य बदलकर, तो इसके फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाई होती है। इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए दिया है आंसर। आइए हमें देखिए लास्ट सवाल देखिए क्या है। इस टाइप का टेबल दे देगा आपको, लेबर दे देगा, टीपी दे देगा, एपी दे देगा, एमपी दे देगा आपको। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या दे रहेगा, एल रहेगा और टीपी दिया हुआ रहेगा। हमारा एपी और एमपी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको आएगा बनाने के लिए तो इस टाइप से आप सब बना सकते हैं। तो इसमें बाहर आपको एक भी सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से अगर आगे भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।